नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के चलते सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी जहां हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर तैयारी में सबसे आगे है, तो वहीं कांग्रेस की रफ्तार अभी धीमी ही नजर आ रही है। कांग्रेस आप गठबंधन से जहां कुरुक्षेत्र से आपके उम्मीदवार सुशील गुप्ता का नाम फाइनल हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक 9 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। हरियाणा में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। क्या माना जाए, एक लंबा इंतजार खत्म होने वाला है और जल्द ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। साथ ही क्या वजह है जो पार्टी को इतना वक्त उम्मीदवारों के चयन को लेकर लग रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं, जो 9 लोकसभा सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस के द्वारा उतारे जाने हैं अपने उम्मीदवार, वो कौन कौन से होंगे, क्या पैमाने होंगे और किन किन बातों का पार्टी ध्यान रखेगी। जिताऊ उम्मीदवार होंगे तो उनके लिए क्या पैमाना होगा। सिलेक्शन को लेकर जो मंथन लंबे समय से चल रहा है, वो इंतजार क्या अब खत्म होने वाला है, ये मान लिया जाए कि अब फाइनल हो चुका है और कल सीईसी की, कांग्रेस की सीईसी की जो बैठक होगी उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर है डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के पहले दौर की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में खबर है कि करीब 4 से 5 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। हालांकि बाकी सीटों पर शाम को फिर से एक बार बैठक होगी, उसमें फाइनल किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जो सीईसी की बैठक होनी है, कल शनिवार को शाम को होनी है। हरियाणा में इस पर मोहर लगाई जानी है और ऐसे में इस बैठक में कई नामों को लेकर मंथन हुआ है। जिस तरीके से पैनल तैयार किया गया था उसमें कई नाम थे जिनको लेकर चर्चा हुई थी। सीईसी बैठक में सहमति नहीं बनी थी और ये तय किया गया था कि अगली सीईसी की बैठक में जो पैनल सिंगल नाम का लेकर आए, स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हो जिसमें नामों पर सहमति बनाई जाए और उसके बाद सीईसी की बैठक में इसको अप्रूवल दिया जाएगा। जल्दी होगा, अभी चल रहे हैं, बैठक हुई है और भी बैठक होंगी। ये फार्मूले आपको बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए हमारे कौन अच्छे उम्मीदवार हैं, ये सारे बात सोचे। कोई देर नहीं है, 25 मई को चुनाव है, कोई देर नहीं है। आपको ज्यादा जल्दी है, वो तो एजेंडा आएगा जब देखेंगे। हरियाणा में छठे चरण में मतदान होना है, 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए वक्त तो है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वो एक प्रचार की राजनीतिक बढ़त बनाए हुए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के सामने भी अपने उम्मीदवारों के चयन जल्द से जल्द करने की चुनौती है। इस बीच जिस तरीके से पहले ये चर्चाएं रही, कई सीटों को लेकर नाम जो सामने आए थे, सूत्रों के मुताबिक उस पर घमासान देखने को मिला। उम्मीद करनी चाहिए, अगर कल पूरे नहीं हो पाए तो कुछ तो आएंगे। ये सारे फार्मूले, सारे मंथन हो रहा है और जो ये कौन चाहेगा कि भाई सभी ये चाहेंगे कि जिताऊ कैंडिडेट दें। बिल्कुल एकजुट होकर के पार्टी लड़ेगी, जो भी कैंडिडेट होगा सबका होगा, पार्टी का होगा। डेली जबरदस्त जो ज्वाइनिंग हो रही है सभी दलों से, आज भी सभी दलों से यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है। ये कहा गया कि यही वजह रही कि कहीं न कहीं अब जो नए सिरे से नामों को लेकर मंथन हो रहा है उसमें वो पुराने नाम भी शामिल हैं जो कि पहले बताए जा रहे थे। अब जबकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, पहले दौर की बैठक खत्म हो गई है, दूसरे दौर की बैठक होनी है और उसमें नाम तय किए जाने हैं। तो 4 से 5 नाम पहले दौर की बैठक में वो तय हो गए हैं, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बाकी नामों पर भी शाम तक फैसला ले लिया जाएगा और उसके बाद कल होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इन नामों को औपचारिक मंजूरी दी जानी है। तो उससे पहले लगातार मंथन बैठक कांग्रेस के अंदर हरियाणा में उम्मीदवारों को लेकर वो चल रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो कांग्रेस के नवरत्न क्या फाइनल हो गए? भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अभी देरी नहीं हुई है, सब कुछ ठीक चल रहा है। महेश, ऐलान में देरी नहीं हो रही है।
हुड्डा साहब कहते नजर आ रहे हैं सब कुछ ठीक है और जल्दी नाम फाइनल हो जाएंगे, मान लिया जाए फाइनल होने वाले हैं। देखिए बिल्कुल फाइनल तो करना ही है, लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो शुरुआती बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सही दिन और सही वक्त पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, तो सही दिन और सही वक्त से उनका मतलब यही था कि अभी और इंतजार कीजिए, किसी भी तरह की जल्दी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर नहीं है, क्योंकि जिस तरह की तूफानी रफ्तार यहाँ पर प्रचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने संसाधनों से, अपने संगठन से, अपने आर्थिक क्षमता से दे सकती है, उस तरह की चुनौतियों का सामना कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी दरअसल भरोसे है यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी के, कांग्रेस पार्टी दरअसल भरोसे है यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से जो मैनिफेस्टो में गारंटियां दी गई है उनके भरोसे। यहां अगर कांग्रेस पार्टी भरोसे पर है तो यहां मोदी की अपनी गलतियों के भरोसे पर है, तो उसी बिना पर यह पूरा चुनाव जो है पूरे देश भर में लड़ा जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में भी उसी एंटी इनकम्बेंसी के सहारे चुनाव को लड़ने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस ये बखूबी जानती है कि अपने स्तर पर, अपने संसाधनों से, अपनी क्षमता से प्रचार प्रसार को लेकर मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में यहां सही वक्त का इंतजार मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी यहां पर नामों को फिल्टर करने का काम करेगी। हालांकि पिछली सीईसी की कमेटी में बैठक में यह कह दिया गया था कि एक एक नाम ही फाइनल करके आपको भेजने होंगे। ये मानकर चले कि स्क्रीनिंग कमेटी एक एक नाम को फाइनल कर देगी और कल जो फाइनल मोहर है वो सीईसी की तरफ से भी लगा दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक दो दिनों का इंतजार, यानी कल की बैठक के बाद भी 2 दिनों का इंतजार और करना पड़ सकता है और 15 तारीख तक आप उम्मीद कीजिए कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बिल्कुल 15 तारीख एक तारीख बताई गई है। महेश जिस तरीके से बता रहे हैं, देवेंद्र, सवाल यह है कि नामों को लेकर उम्मीदवारों की देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है? वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, आपसी खींचतान भी देखी गई एसआर के गुट, हुड्डा गुट को लेकर। अब तो कुनबा भी बढ़ गया, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी वापसी कर ली है कांग्रेस में, तो मजबूत स्थिति में है, अब भी देरी। देखिए सौरभ, देरी की वजह मैं यही मानता हूं, दरअसल कांग्रेस के पास कई सीटों पर मजबूत कैंडिडेट नहीं थे और ये बहुत मुश्किल चुनाव है, क्योंकि बीजेपी की तैयारियां बहुत ज्यादा पुख्ता है, बहुत समय से हो चुकी है। रणनीति, मीटिंगे, निर्देश सब कुछ तैयार है। बीजेपी का मैदान में उतरकर लड़ने की बारी है बस। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत शुरू से रही है कई सीटों पर, चूंकि 9 उम्मीदवार इनको चाहिए, 10वां तो आम आदमी पार्टी का लड़ ही रहा है, तो 9 उम्मीदवारों के लिए कुछ जगह ऐसी थी, कुछ कहीं आपसी टकराव था और कहीं मजबूत कैंडिडेट नहीं था। मेरे को याद है 3 दिन पहले दीपक बाबरिया का बयान आया था मीडिया में, उन्होंने कहा था कि हम कुछ ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे जो बीजेपी को चारों खाने चित कर देंगे। तो इसका अंदाजा मैंने भी और लोगों ने भी लगाया था कि शायद कुछ अप्रत्याशित चेहरे हो सकते हैं, हैरान कर देने वाले कुछ चेहरे हो सकते हैं। मतलब एक तो जो आपसी टकराव था, जो आपसी गुटबाजी थी कांग्रेस की, एसआरके की और भूपेंद्र हुड्डा गुट की, कहां खींचतान चल रही थी, एक तो वो वजह थी। दूसरा, ज्यादा मजबूत उम्मीदवार ना होना, इस वजह से भी देरी की गई और दलील ये दी गई कि अभी समय बहुत है। 29 अप्रैल को नामांकन शुरू होने हैं, 8-10 दिन तक चलेंगे, 25 मई को मतदान है, तो समय काफी है। जैसा अभी भूपेंद्र हुड्डा को भी हमने सुना कि आपको क्या जल्दबाजी है, तो मतलब कांग्रेस बिल्कुल ठोक बजाकर उम्मीदवार खड़ा करेगी। और जिस तरीके से आज मीटिंग हो रही है स्क्रीनिंग कमेटी की, अभी आधा काम इन्होंने पूरा कर दिया है, आधा दूसरे चरण में, जैसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि आज दोबारा से मीटिंग होगी और स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम खत्म कर देगी। उसके बाद सीईसी का काम है। सीईसी की मीटिंग कल भी है और परसों भी है। हरियाणा का नंबर कल आता है या परसों आता है, लेकिन ये मानकर चले कि अगले 2-3 दिन में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। पूरे नहीं तो 4-5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद रामनवमी 17 तारीख तक है। कांग्रेस लगातार कहती है कि नवरात्र में हम अपने उम्मीदवार उतार देंगे, जेजेपी भी कह रही है, इनेलो को भी करना है। तो मेरे को लगता है कि 2-3 दिन में आधे उम्मीदवार तो आ ही जाएंगे, हो सकता है पूरे भी हो, लेकिन 17 अप्रैल को रामनवमी पर, उससे पहले में उम्मीदवार जो है कांग्रेस अपने मैदान में उतार देगी और एक तरह से मैदान सजा हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। वीरेंद्र जी, पैमाना क्या होगा जिताऊ उम्मीदवार का? और जो देरी भी हो रही है, कांग्रेस वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही है यहाँ पर, अगर पैमाने की बात की जाए तो दावेदारी प्रबल किसकी मानी जाएगी? दीपक बावरिया ये कई बार कहते हुए भी सुने गए हैं कि हमारे जो कैंडिडेट थे वो सब बीजेपी अपने पास ले गई, तो क्या आप कांग्रेस के पास कैंडिडेट बचे हैं, दावेदारी प्रबल है, या फिर नहीं है तो उसी के सर्चिंग चल रही है?
देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनकी तैयारी विधानसभा चुनाव के लिए थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ने में उनकी रुचि नहीं थी, कि उनको पता है कि लोकसभा चुनाव लड़कर कोई विशेष हासिल होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो कांग्रेस है पिछड़ती जा रही है, और कांग्रेस में भी पैनल जो है कोई तैयार नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, जब एक के नाम सुझाया गया है तो अब कुछ नामों पर सहमति बनी है। अंबाला से वरुण मुलाना का नाम आ रहा है, और इस तरह से करनाल से वीरेंद्र शाह जो कि पंजाबी समुदाय से हैं और ब्राह्मणों के दामाद हैं, और इस तरह अब सोनीपत से ये देखना कि वहां ब्राह्मण को कुलदीप शर्मा को लड़ाना है या जाट को लड़ाना है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप का या उनके बेटे का नाम निश्चित है। गुरुग्राम से पहले राज बब्बर का नाम आ रहा था, वो BCA से आते हैं, यानी कि सुनार हैं, लेकिन अब वहां हाईकमान ने एक तय कर रहा है कि एक बाहर से प्रत्याशी ना दिया जाए, स्थानीय प्रत्याशी दिया जाए, क्योंकि वहां अहीर से मुकाबला है। तो इसलिए अब देखना कि वहां राव दान सिंह को उतारने पर सहमति बन सकती है, या क्योंकि भवानी महेंद्रगढ़ से अगर श्रुति चौधरी को टिकट देना है तो राव दान सिंह को जो है गुड़गांव से दिया जा सकता है। उस तरह हिसार से ब्रजेंद्र सिंह, हालांकि आज वो राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई है, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह वहां कितने प्रभावी हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की किस में रुचि है, दूसरे जो SR के ग्रुप है उसकी क्या रुचि है, ये अलग अलग बात है। तो कुछ ना कुछ तो देखिए गिव एंड टेक तो होना ही पड़ेगा, यहाँ करना ही पड़ेगा। देखिए, जो प्रभारी हैं दीपक वरिया, उनकी कुछ अलग राय है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी राय है, SR के ग्रुप की अलग राय है। देखिए, अपने वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ना है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री अपना मनोहर लाल जी ने बरवाला में जो रैली की थी उस पर भी चुटकी ली, भाई कांग्रेस को कहीं तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे, और जहां उम्मीदवार है वहां जूतम पे जा रहा है, तो कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के तय ना होने से लोग भी इसका उपहास उड़ा रहे हैं। देखिए, अब तो करना ही करना है, अब तो उम्मीदवार के तय करने, कल नहीं करेंगे तो फिर 14 को तो अम्बेडकर जयंती है, फिर उसके बाद 15 को तक तो उम्मीदवार तय हो ही जाएंगे, क्योंकि उसमें अब कोई गुंजाइश बची नहीं है। क्योंकि अगर उम्मीदवार तय नहीं होंगे तो इससे निराशा का माहौल है। जो उम्मीदवार को तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, उनको अपने मतदाताओं से संपर्क भी करना, हालांकि कुछ सक्रिय हो गए हैं, लेकिन जब तक टिकट सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक जो तैयारी है वो अधूरी रहती है। जी वीरेंद्र जी, क्या कांग्रेस के पास प्रबल दावेदार हैं जो बीजेपी को टक्कर दे सकें? क्या उन फेसेस को उतारा जा सकता है मैदान में? और टक्कर देने की बात अगर की जाए तो टक्कर देने के लिए ही शायद देरी हो रही है, और यह नाप तोल के तय किया जा रहा है कि कोई सटीक उम्मीदवार उतारा जाए और जो पार्टी को बीजेपी को टक्कर दे सके। देखिए, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इस बार उसके अनुकूल वातावरण है, सरकार के खिलाफ जो है जन विरोधी भावना है, माहौल अच्छा है, और उसके प्रत्याशी अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं, और कांग्रेस अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करे। और ये कांग्रेस ने, हालांकि जिस तरह चौधरी वीरेंद्र सिंह की एंट्री हुई है वहां दिखाया भी है कि अपनी एकजुटता का, लेकिन ये एकजुटता कितनी है, कितनी दिखावटी है, और किस तरह का इसका चुनाव में क्या परिणाम रहता है, ये तो समय बताएगा, क्योंकि टिकटों के अंदर जो रस्साकशी हो रही है कोई इससे अच्छा प्रभाव तो जाएगा नहीं। लेकिन कांग्रेस में क्षमता है, कांग्रेस ऐसा भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में सक्षम है, लेकिन ये स्थिति तब बनेगी जब जो है कांग्रेस के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, और जनता के बीच भी उनका यह संदेश जाएगा कि वो एकजुट है, सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। और ये भी एक बात है कि कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग क्षेत्र बने हुए हैं, और देखिए सब अपना अपना श्रेष्ठता की होड़ लगी हुई है। भावी मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी लड़ाई अभी से शुरू हुई है। अब देखिए, कुमारी शैलजा का तो सिरसा चुनाव लड़ना तय हो गया, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ से तो बाहर हुई नहीं। कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वीरेंद्र सिंह अभी आए हैं, लेकिन वो कहा है कि मैं चुनावी राजनीति से अलग रहूंगा। तो सबका अपना अपना, चाहे रणदीप सुरजेवाला राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन सबका जो एक रुचि है वो हरियाणा की अंदरूनी राजनीति में है। तो ये भी कांग्रेस के अंदर एक गुटबाजी तो सभी दलों में होती है, लेकिन वहां जो है हाईकमान कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो केंद्रीय हाईकमान तय करता है, प्रदेश इकाई जो भी नाम सुझाती है, लेकिन अंतिम फैसला तो केंद्रीय हाईकमान का होता है। लेकिन यहां तो कांग्रेस में केंद्रीय हाईकमान भी कमजोर है, और प्रदेश में इकाई में तो आपस में काफी फूट है ही है। बिल्कुल। महेश, अगर बात की जाए हॉट सीट की, कांटे की टक्कर की, तो प्रदेश में कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस या यूं कहें आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है लोकसभा का, वहां टक्कर दे सकती है बीजेपी को?
देखिए, सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र सीट का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर कड़ी चुनौती दे सकता है। इस तरह की परिस्थितियां, शुरुआती परिस्थितियां जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर देखने को मिल रही हैं। जिक्र फिर करेंगे सिरसा का। सिरसा सीट अगर कुमारी शैलजा, जो कि तय माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा ही डॉक्टर अशोक तंवर यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने चुनाव मैदान में कूदने जा रही है, तो सिरसा सीट भी एक फायदेमंद सीट कांग्रेस पार्टी के लिए मानी जा रही है। जिक्र करें रोहतक सीट का, तो रोहतक सीट भी सेफ सीट में, अगर 10 लोकसभा सीटों में अगर कोई सेफ सीट इंडिया गठबंधन के लिए मानी जा रही है तो सबसे पहली जो सीट मानी जाती है रोहतक सीट है। दूसरे पायदान पर जो है सिरसा को आप कह सकते हैं। तीसरे पायदान पर जो है हिसार सीट भी हो सकती है। लेकिन हिसार सीट को लेकर स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि अगर उम्मीदवार गलत दिया तो चुनावी मुकाबला दिलचस्प नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर उम्मीदवार जिताऊ, जो जिक्र लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है कि चारों खाने चित्त भारतीय जनता पार्टी को कर देंगे, और जो जिक्र यह किया जा रहा है कि सबसे जिताऊ चेहरा ही उम्मीदवारों को उम्मीदवार के रूप में कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। अगर सबसे जिताऊ चेहरा हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने दिया तो फिर यह मानकर चलिए कि एक एक वोट के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मशक्कत करते देखा जा सकेगा। हिसार सीट भी यहां पर चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। देवेंद्र, अगर बात करनाल, अंबाला और सोनीपत सीटों की जाए तो उस पर किस तरीके के हालात देखने को मिलेंगे? चुनावी रण में क्या मजबूत होगी? क्या दो हाथ करने के लिए कांग्रेस तैयार होगी? जिस तरीके से संतुष्टि तो नजर आ रही है, घर वापसी से भी मजबूती दिखा रहे हैं कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता। देखिए, करनाल अंबाला की बात करता हूं सौरभ, एक दिलचस्प तस्वीर मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा की जगह दीपेंद्र हुड्डा या जो भी आए, लेकिन डॉक्टर अरविंद शर्मा वहां पर चुनाव बीजेपी से लड़ रहे हैं। 2004 से जो 14 का कार्यकाल था, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे, दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा दोनों सांसद थे। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा थे और करनाल से अरविंद शर्मा थे। आज दोनों आमने सामने हैं। यही स्थिति मैं भिवानी में देख रहा हूं। भिवानी में धर्मवीर कांग्रेस में थे, वो बीजेपी है, लेकिन उनके सामने श्रुति चौधरी हैं, जो बीजेपी और जो पहले कांग्रेस में थे आज आमने सामने। यही स्थिति मेरे को हिसार में लग रही है। अगर ब्रजेंद्र सिंह आते हैं तो रंजीत चौटाला जो 2019 से कांग्रेस में बीजेपी में आए थे, वहां भी आमने सामने होंगे। और सिरसा में देखिए, अशोक तंवर पहले से बीजेपी के कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, और उनके सामने रहेगी कुमारी शैलजा। तो 4 सीटें हैं। गुरुग्राम को भी देख लीजिए, अगर कैप्टन अजय यादव और राव दान सिंह आते हैं तो वहां राव इंद्रजीत हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है। 5 जगह तो ऐसे होंगे जो बड़े कांग्रेस नेता रहे हैं, आज बीजेपी और कांग्रेस में रहते हुए आज एक बीजेपी से, दूसरा कांग्रेस से है। करनाल की जहां तक बात है, कांग्रेस करनाल में किसको उतारती है, अभी मेरे को लग रहा है जो आज तक की सूचना आ रही है, जो चर्चा चल रही है, पंजाबी चेहरे को उतारा जाएगा करनाल से। वो प्रेम सदेवा या बुल्ले शाह दोनों में से एक हो सकता है। बताया जा रहा है कि वरिंदर शाह, जिसको बुल्ले शाह भी कहते हैं, बलवीर पाल शाह के छोटे भाई हैं, उनका नाम अब कल ऐड किया गया है कांग्रेस के पैनल में। भूपेंद्र हुड्डा ने उनका नाम ऐड करवाया, क्योंकि उनकी संभावना बन रही है बुल्ले शाह या प्रेम सदेवा, दोनों कांग्रेस के बड़े नेता है। हालांकि वरिंदर शाह, बुल्ले शाह ज्यादा मतलब पुराने हैं और कई चुनाव अपने भाई बलवीर पाल शाह को लड़वा चुके हैं। तो पंजाबी सीट अगर करनाल की जाती है तो जाहिर है कुलदीप शर्मा को सोनीपत से उतारा जाएगा। अंबाला की जहां तक बात है, अंबाला में बंतो कटारिया है, जो रतनलाल कटारिया बीजेपी के सांसद थे 2 बार से, उनके सामने रेणु बाला जो सढोरा यमुनानगर से कांग्रेस की विधायक है, रेणु बाला बंतो कटारिया के सामने आ सकती है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये बनी है, तस्वीर ये है कि 5 से 6 ऐसी बड़ी सीटें जहां मुकाबला है, जो पहले कभी कांग्रेस में होते थे आज बीजेपी के कैंडिडेट है, और उनके सामने उनके साथी जो पहले थे कांग्रेस के, आज उनका आमना सामना हो रहा है। 5 सीटें कम से कम ऐसी है और बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। समीकरणों की बात की जाए, समीकरण साधने की हर पार्टी कोशिश करेगी। जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग पर भी सब पार्टियां काम कर रही हैं। और अगर वोट बैंक की बात की जाए तो पोलराइजेशन होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में हावी है हरियाणा में, उसको लेकर हर नेता ये सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में किए जाए। देखिए, ये तो सभी का जातीय समीकरण तो हावी रहने वाले हैं। देखिए, कितना भी कुछ कहा जाए, ये लोकसभा का चुनाव जातीय गणित पर ही चलने वाला है जी। और आज चाहे बरवाला में देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं, वो हिसार में, सिरसा में अपनी लगातार सभाएं कर रहे हैं।
तो मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत कमजोर सीटें लगती थी, कुछ ना कुछ लगता था कि यहां पर कुछ ना कुछ कमी है, तो वहां मनोहर लाल जी ने पूरा जोर लगा दिया। तो पहले से ही वातावरण बनाने के लिए और पुराने कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन देखिए, एक तो जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, जिनके खिलाफ उनकी छवि अलग ढंग की है, वो तो भाजपा पार्टी में शामिल हो रही है, मतलब पार्टी उनको गले लगा रही है। जो पार्टी के पुराने निष्ठावान और समर्पित कार्यकर है, उनको कार्यकर्ताओं को तिरस्कृत किया जा रहा है, उनको कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा। तो एक तरह की भावना ये भी थी। तो इसलिए मनोहर लाल जी ने अपना हिसार का और सिरसा का काफी हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। तो इससे पार्टी को लगता है कि वहां कुछ ना कुछ स्थिति कुछ कमजोर थी। इन लोकसभा चुनाव की चर्चा के बीच में हमें करनाल विधानसभा का उपचुनाव नहीं भूलना चाहिए। देखिए, वो बहुत बड़ा है। अगर वहां पर जो नायब सैनी चुनाव हार जाते हैं तो बहुत बड़ा राज्य की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कांग्रेस को करनाल में विधानसभा उपचुनाव में भी सशक्त प्रत्याशी देना है। ये प्रत्याशी कौन हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी से भागी किसी को जो पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी? तो कांग्रेस को वहां पर भी पूरी अपनी ऊर्जा लगानी है। बिल्कुल। अब महेश, अगर एनालिसिस की जाए पूरी तरह से तब से लेकर अब तक के समीकरणों की रद्दोबदल की, तो पार्टियां मजबूती और दमखम भरने की कोशिश जरूर कर रही हैं, लेकिन वोटर्स का मन पहले से भांपा नहीं जा सकता। फिलहाल वोटर्स के मन में क्या कुछ चल रहा होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जो सरकार की जो सवाल हैं, सरकार पर विपक्ष लगातार कांग्रेस खड़ी करती रही है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कांग्रेस हमेशा प्रखर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुखर रही है, और या फिर बढ़ते कर्ज का मुद्दा हो, प्रदेश के पर्ची खर्ची का भी कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया। क्या वो तमाम मुद्दे भी हावी रहेंगे? देखिए, बिल्कुल इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रतिष्ठा थी, या कहें कि जो स्वीकार्यता थी, वो चरम पर थी। लेकिन उसके बाद जो है उसमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। और अब अगर मौजूदा सूरत हाल का जिक्र हरियाणा प्रदेश का करें तो यहां पर डे बाय डे हर दिन जो है यहां भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरीके का नुकसान झेलना पड़ रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान यह लग रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी शायद खड़ा नहीं हो पाएगी, किसी भी तरह की चुनौती शायद नहीं दे पाए। और उस वक्त ये लग रहा था कि सिर्फ हो सकता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक सीट पर कोई मुकाबला दे तो दे, वरना 9 सीटों पर किसी भी तरह के मुकाबले का जिक्र भी नहीं होगा। लेकिन आज के दिन की अगर परिस्थिति को समझने की कोशिश की जाए तो आज हम 5 से 6 सीटों पर यहां ये जिक्र लगातार कर रहे हैं कि कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक एक वोट के लिए जो है मशक्कत दोनों राजनीतिक दलों को करनी पड़ सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती का सामना कांग्रेस पार्टी से आज के दिन तो करना ही पड़ रहा है। और अगर जिताऊ कैंडिडेट यहां पर कांग्रेस पार्टी ने सामने कर दिए तो उसके बाद यह स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल भरी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है। मोदी मैजिक के सहारे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही थी, उतना उस लेवल तक नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही एक के बाद एक जो बदलाव किए गए, पहले प्रदेशाध्यक्ष को बदला गया, बाद में मुख्यमंत्री बदल दिया गया, उसके बाद जो है हरियाणा के प्रभारी को बदल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बदलाव पे अपनी पूरी ताकत लगाती रही, लेकिन ये बदलाव क्या जनता ने स्वीकार कर लिया? क्या सरकार की गलतियों को जनता ने माफ कर दिया? और अगर कर दिया तो जननायक जनता पार्टी के नेताओं को जनता के बीच जाना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? ये सवाल स्पष्ट है कि जनता गलतियों को माफ नहीं कर रही है। अगर जनता गलतियों को माफ नहीं कर रही है तो फिर यकीनन एक मुश्किल भरे चुनाव का सामना यहां पर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करना है। देवेंद्र, जिस तरीके से महेश ने जिक्र किया कि लगातार जो नेता पहुंच रहे हैं जनता के बीच, जनसंवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स को अपने तरफ, अपने पक्ष में किया जाए। वो विरोध का सामना तो करना पड़ा है, चाहे जेजेपी हो, जेजेपी के नेता हों या फिर बीजेपी के नेता हों। ये स्थिति किस तरीके की प्रदेश में बनती नजर आ रही है? उसका फायदा क्या कांग्रेस उठा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस हर पल का फायदा उठाना चाहती है जो कि सरकार के विपरीत हो। देखिए सौरभ, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद एक उफान सा था राम के और बीजेपी के नाम के, बहुत मतलब जैसे लोग मोहग्रस्त हो गए थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, जो चीजें सामने आई, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला मामला था, और उसके बाद जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है या ईडी या सीबीआई, ये ज्यादा जो मतलब ज्यादा एक्शन होने लगे हैं, उससे मेरे को लगता है कि लोगों के मन में कहीं ये कुछ
विपक्ष को लेके, कांग्रेस को लेके थोड़ी बहुत लहर जरूर दिख रही है कि हाँ इनके साथ ज्यादती हो रही है। ये 3 घटनाएं हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली बात है, मेयर का चुनाव चंडीगढ़ वाला था, और उसके बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। मैं एक मीडिया रिपोर्ट भी देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल जिस बिरादरी, जिस समाज से आते हैं, उस समाज के लोगों में आजकल थोड़ी सी छुकबुगाहट सी है कि यार ये कुछ लोग मान ले कि हाँ ये गलत हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका फायदा विपक्ष को, कांग्रेस को होता दिख रहा है। और जिस तरीके से हम खाली बीजेपी के लोग नहीं है, बीजेपी के लोग भी रिएक्शन का और रिजेंटमेंट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम जमीन पर रहते हैं, रोजाना कई लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो लग रहा है कि लोगों में आक्रोश तो है। इस एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को विपक्ष या कांग्रेस कितना भुना पाती है, उनके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। लेकिन मानना पड़ेगा हरियाणा की 10 सीटों पर, कई सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प रहेगा और कड़ा मुकाबला है। वीरेंद्र जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन में है, प्रदेश में एंटी बीजेपी वोट्स जो हैं उसको किस तरीके से प्ले कार्ड की तरह खेलने की कोशिश करेंगे तमाम विपक्षी दल, और जेजेपी भी दावेदारी भर रही है, इनेलो भी। हालांकि जेजेपी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन इनेलो ने कहा है कि वो गेम बिगाड़ेगी। अभय चौटाला साफ तौर पर दावा कर चुके हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का गेम बिगाड़ देंगे। तो समीकरण किस तरीके से चुनावी बन रहा है? देखिए, इनेलो निश्चित रूप से जो कुरुक्षेत्र में है कुछ प्रभावी स्थिति में रहेगी, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन है उसमें ही रहने वाला है। क्योंकि लोगों को लगता है, क्योंकि जो लड़ाई है वो अंदर केंद्र की लड़ाई है। देखिए, तो इसलिए अगर इंडियन नेशनल लोकदल को किस आधार पर वोट डालेंगे, क्योंकि वो अगर प्रधानमंत्री पद की लड़ाई है, तो ये सब कुछ मुकाबला उसी दृष्टि से देखा जाना है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को बदलकर अपना खेल खुद ही खराब कर लिया है। देखिए, आपने ये साबित कर दिया कि मनोहर लाल जी अयोग्य थे, इसलिए उनको बदला गया, और जिन सांसदों की टिकट काटी गई उनके खिलाफ भी एक वातावरण था कि वो अयोग्य थे, उनके खिलाफ जन असंतोष था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर कांग्रेस आज कुछ मजबूत दिखाई दे रही है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन नहीं करती तो आज स्थिति कुछ दूसरी होती। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस के नवरत्न आप फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस की चल रही है। कल कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। उम्मीद ये की जाएगी कि जल्द से जल्द 9 हरियाणा की 9 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करे, जो कि लंबे समय से वेटिंग में चल रहा है। उम्मीद करेंगे कि जल्द वो तस्वीर साफ हो। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।